नाज़रीन, खबरों की भीड़ में ऐसी बहुत सारी खबरें होती हैं जो हमें अक्सर धचका दे जाती हैं, हमें सोचने पर मजबूर कर जाते हैं। और ऐसे में हम आपके लिए लेकर आते हैं कुछ ऐसी गुड न्यूज़, कुछ ऐसी मुस्बत खबरें जो पुरउम्मीद होती हैं और साथ में हमें ज़िंदगी की राहों की तरफ ले जाती हैं। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हम वो खबरें आपके लिए लेकर आते हैं जो मुस्तकबिल की राहें हमवार करती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ जज्बा इंडिया की। मैं हूं रेशमा, आपके साथ, मेरा आदाब कीजिए कबूल। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि कई जगह पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जाम हो जाता है। जहां रेड लाइट होती है वहां तो फिर भी आसानी से निकल जाता है, लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह होती हैं जहां रेड लाइट नहीं होती और जल्दी की वजह से लोग अक्सर ट्रैफिक को जाम कर देते हैं। ऐसे में आप जानते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो खिदमत खल्क करते हैं, यानी उनकी वो ड्यूटी नहीं होती, बावजूद इसके वो अपनी इसे ड्यूटी समझते हैं और ट्रैफिक का निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, यानी काम करते हैं ट्रैफिक प्रहरी का। तो किस तरह से एक ऐसे इंसान हैं जो उम्र रसीदा होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं और बखूबी अंजाम दे रहे हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से जो ट्रैफिक के निज़ाम को बखूबी देखते हैं और उसे स्मूथ बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। शाम के वक्त जब अशोक विहार से मॉडल टाउन को मिलाने वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक नजर आता है और गाड़ियां लाल बत्तियों पर बेतरतीबी से आगे बढ़ने की कोशिश करती हैं, तब ऐसे में एक आदमी भीड़ के दरमियान नजर आता है। दोनों हाथों से दाएं बाएं इशारा करते हैं। इनके पास कोई वर्दी नहीं, कोई ओहदा नहीं, कोई इख्तियार नहीं, लेकिन ऐसा नज्म ज़ब्त कि ट्रैफिक बगैर किसी हंगामे के चलता रहता है। आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में जब हर कोई जल्दी में है, कई बार ट्रैफिक रूल्स वायलेशन हो जाते हैं और इन ट्रैफिक रूल्स वायलेशन की वजह से बहुत सारे लोग दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। इन्हीं परेशानियों को समझते हुए 68 वर्ष के एक व्यक्ति हर दिन यहाँ पर सेवा भाव से आते हैं और ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। सेवा का जज्बा ऐसा कि बीते 40 सालों से ट्रैफिक को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। कई परेशानियां, कई मुश्किलें भी आईं, लेकिन अडिग हिम्मत और हौसले ने उनको विचलित नहीं होने दिया। कुछ के लिए वो ट्रैफिक बाबा हैं, दूसरों के लिए सिटी वाले अंकल, और उनका असली नाम है मदन लाल रावल, जिनकी उम्र 68 साल से ज्यादा है, लेकिन उनकी तवानाई किसी नौजवान से कम नहीं। कैसे ये जज्बा आया आपको? क्या कुछ वो परिस्थितियां थी जिसने आपको ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए मजबूर किया? मैडम, आज़ाद मार्केट एरिया में हम लोग रहते थे, तो उस दिनों में वहाँ बहुत ज़्यादा तगड़ा जाम लगा करता था और हमें मेन रोड पे शॉप हुआ करती थी। तो जब देखते थे बहुत ज़्यादा जाम है तो धीरे धीरे मन में जज्बा आया कि ये लोग जाम में फंस रहे हैं, कुछ हमें हेल्प करनी चाहिए। मेरे मन में जो भावना आई, उस भावना की वजह से मैं थोड़ा आगे अपना फील्ड में आना शुरू हुआ। उसके बाद मेरे एक ऑफिसर बहुत बढ़िया आए थे, उन्होंने मुझे काफ़ी सराहना की और मुझे प्रेरित किया मैं आगे आके सेवा करूँ। मैं आगे उनको देखकर फिर मैं थोड़ा कुछ सीखा उनसे, कि धीरे धीरे अपना जब फील्ड में आना शुरू हो गए तो थोड़ी बहुत दिक्कत आती थी या शर्म से आती थी, वो धीरे धीरे शर्म खत्म हो गई। दिल्ली के 68 साला मदन लाल रावल 1984 से ट्रैफिक का इंतजाम कर रहे हैं। उनके गले में हमेशा सीटी लटकती रहती है और उनके स्कूटर पर ट्रैफिक कंट्रोल लाइट बार होती है। दिलचस्प बात यह है कि मदन लाल रावल पुलिस वाले नहीं हैं, वो एक कारोबारी शख्स हैं, लेकिन पूरे इलाके में नाकाबिले तकरार ट्रैफिक मैन के नाम से जाने जाते हैं। हमने इन्हें अशोक विहार मॉडल टाउन रोड पर ट्रैफिक जाम के दरमियान ट्रैफिक का इंतजाम करते हुए खुद ही देखा है। हम तो सामने ही रहते हैं, बराबर देख रहा हूँ। अंकल जी बहुत बढ़िया काम करते हैं। ये नहीं होते हैं बहू जी, तो जाम शाम को लग जाता है। ये शाम को आते हैं 9-10 बजे तक, 11 बजे तक, रात तक यहाँ रहते हैं। ये जाम ही खुलवाते रहते हैं। 2 गाली भी सुनते हैं बेचारे। लोग आते कोई आते हैं 2 गाली भी दे के जाते हैं, फिर भी सुनते हैं, क्या करें।
फिर भी सेवा करते हैं। सच्ची देश की सेवा करने वाले ऐसे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करते हैं, नहीं तो कुछ लोग तो पैसा लेकर भी सेवा अपनी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों की परमात्मा खुद लंबी उम्र करे और इनको हमेशा स्वस्थ रखे। हम खुद कहते हैं अंकल कभी रेस्ट कर लो, आप पूरे दिन यहाँ सेवा कर रहे हो, रेस्ट कर लो, फिर भी लगे हुए हैं। इनके घर में कोई कमी नहीं है, इनके बच्चे अच्छे सेटल्ड हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कमा रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं नहीं मेरा मन है सेवा करने का, मैं करूँगा। मदन लाल 40 सालों से अशोक विहार मॉडल टाउन रोड पर ट्रैफिक को कंट्रोल कर रहे हैं। वो ट्रैफिक बाबा या सीटी बजाने वाले अंकल के नाम से जाने जाते हैं और वो अपने पुरजोश बर्ताव और नज्म-ओ-ज़ब्त से हुजूम को कंट्रोल करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि लखनऊ कई मायनों में मुनफरिद मकाम है। जी हाँ, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो देखने लायक हैं और ख़ास बात यह है यहाँ की नफासत, यहाँ की नज़ाकत पूरी दुनिया में बेहद मशहूर है। अगर हम यहाँ की चिकनकारी की बात करें तो ये तो हम सभी जानते हैं कि 90 की दहाई में ये चिकनकारी बहुत मशहूर व मारूफ थी, लेकिन आज मशीनें आ गई हैं और इसका दौर तकरीबन ख़त्म हो रहा है। लेकिन एक ऐसी खातून है जो इस फन को जिंदा किए हुए हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ आपके साथ हमीदा बानो की। हमीदा बानो न सिर्फ खुद चिकनकारी करती हैं बल्कि दूसरी लड़कियों को मुफ्त में ये फन भी सिखा रही हैं ताकि ये फन खत्म ना होने पाए। तो किस तरह से इनकी जिंदगी गुजर रही है और किस तरह से ये लड़कियों को इस फन में महारत हासिल करवा रही हैं, आइए जान लेते हैं। एक फंदा ऊपर एक फंदा नीचे घटाने बढ़ाने की ये आवाजें 90 की दहाई तक हर घर की खवातीन से सुनी जाती थीं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदल गया। जदीद टेक्नोलॉजी ने मशीनें मुतारिफ करवाईं और तैयार गर्म मलबूसात की आमद से ये फन खत्म होने लगा। ताहम हाथ से बने हुए स्वेटर और शॉल अब भी अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। हमीदा बानो हर मुमकिन कोशिश कर रही हैं कि ये फन दम तोड़ न जाए। हमीदा बानो ने अब 50 साल के तजुर्बे को बचपन में सीखी हुई चीजों में बदल दिया है। वो लड़कियों को बुनाई का ये मुफ्त फन फराहम करती हैं। इनका छोटा सा घर एक इंस्टीट्यूट में तब्दील हो गया है। इनके दरवाजे सुबह से शाम तक सीखने वालों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। हमीदा कहती हैं कि बचपन में इन्होंने अपने घर की छत पर खड़े होकर महल्ले की एक औरत को स्वेटर बुनते देखा। उन्हें देखकर इनमें भी खुद को बुनाई की ख्वाहिश पैदा हुई। इन्होंने 2 झाड़ू के तिनके से शुरुआत की और आहिस्ता आहिस्ता इस फन में महारत हासिल कर ली। बुनाई हमीदा मैम से बुनाई सीखने आती हूँ। मुझे पता चला था, थोड़ा बहुत मैंने यूट्यूब से सीखा और जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं हमीदा मैम के पास आ गई सीखने। और ऐसे करते करते यहाँ पे आई तो यहाँ पे बहुत सारे हमको स्टूडेंट मिले। मैं एक हाउसवाइफ हूँ और अपने घर के काम करके अपनी बच्ची को लेके उसके बाद जो वक्त मिलता है उसमें 1 घंटे में मैं यहाँ जो होता है वो सीखती हूँ। समरीन जो हमीदा बानो से बुनाई सीखने आती हैं, कहती हैं हमारी टीचर हमीदा बानो बुनाई का ऐसा अंदाज सिखाती हैं कि जो भी उनके बने हुए स्वेटर को देखता है इसकी तारीफ जरूर करता है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर भी ध्यान दे, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। बुनाई, हाथों से बुनाई करना, तीलियों से बुनाई करना, अगर सरकार इस पर गौर करेगी तो ये भी बहुत आगे जाने की चीज़ है। और हमारे मतलब कल्चर में बहुत इज्जत है इस चीज़ की, हाथ की बिनाई की। हम तो चाहते हैं सरकार इस पे भी रोशनी डाले तो बहुत अच्छा होगा हम जैसों के लिए भी, और आने वाली जो बच्चियां सीख रही हैं, टाइम दे रही हैं, इनके हक में भी अच्छा होगा। जहां चिकनकारी ने लखनऊ में अपना मुनफरिद मुकाम बरकरार रखा है, हमीदा बानो जैसी खवातीन दस्तकारी को फरोग दे रही हैं। उनकी कोशिशों का मकसद इस मादूम होते फन को महफूज करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। नाज़रीन, महाराष्ट्र का जालना जिला जो सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है,
बहुत मशहूर है यहाँ की सिल्क। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर हम आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाएंगे जिन्होंने अपनी सनत डाली है और सिल्क साड़ीज़ पर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाते हैं और इसे आम करने की पूरी तरह से कोशिश भी कर रहे हैं। जी हाँ, बात कर रही हूँ आपके साथ गणेश शिंदे की, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को बदलने के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, यानी उन्हें रोज़गार दिया है और इस सनत में काम करके आज वो बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो किस तरह से इनकी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, किस तरह से इन्होंने जद्दोजहद की अपने आप को बनाने के लिए, आइए जान लेते हैं। महाराष्ट्र का जालना जिला, जिसे सिल्क सिटी कहा जाता है, अब रेशम की पैदावार में नई बुलंदियों पर पहुंच गया है। यहाँ के किसानों को अब अपने रेशम कोकीन को बेचने के लिए बैरून मुल्क नहीं जाना पड़ता। जिला रेशम की पैदावार और आमदनी में पहले नंबर पर है। रेशम की काश्त में नए इम्कानात तलाश करते हुए रेशम पैदा करने वाले गणेश शिंदे ने एक अनोखा कदम उठाया है। कोविड-19 वबाई अमराज के दौरान गणेश ने रेशम के धागे की बुनाई और रंगने की तरबियत हासिल करने के लिए बेंगलुरु का सफर किया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग बोर्ड से एक नई स्कीम के तहत इन्हें 4 हैंडलूम और 2 सिल्क धागा रंगने वाली मशीनें मिली। इसके बाद गणेश ने जालना में रेशम की साड़ी बनाने की सनत को शुरू किया। आणि जालना जिल्ह्यामध्येच रेशीमची साडी उपलब्ध होणे हे म्हणजे दुग्ध शर्करा असं आपण म्हणू आणि याचा उपयोग असा आहे की सॉइल टू फैब्रिक जाणारा जिल्हा महाराष्ट्रातला पहिला जिल्हा आहे। गणेश शिंदे की पहल ने जालना को महाराष्ट्र का पहला जिला बना दिया, जिसने सॉइल टू फैब्रिक के तस्वुर को अमली शक्ल दी है। इनकी सनत 4 किस्म की रेशमी साड़ियां तैयार करती है, जो मार्केट में मकबूलियत हासिल कर रही हैं। गणेश की सनत ने कई दूसरे लोगों को रोजगार फराहम किया है और रेशम के धागे में रंगने का काम भी शुरू हो गया है। ये साड़ियां, जिनकी कीमत 6,500 और 20,000 के दरमियान है, सार्फिन की तरजीहात के मुताबिक मुख्तलिफ रंगों और डिजाइनों में बनाई जा रही हैं। इससे न सिर्फ मुकामी लोगों की रेशमी साड़ियों की खरीदारी की जरूरत खत्म हो जाती है, बल्कि रंग और डिजाइन में जिद्दत की दौलत भी नजर आती है। बैनुल-अक़वामी मार्केट में रेशम की बहुत ज्यादा मांग को देखते हुए जालना के इस मुश्किल ज़दा इलाके की ये कारोबारी कहानी यकीनन दूसरों को मुतासिर करती है। गणेश शिंदे की मुनफरिद पहल जालना को रेशम की सनत के एक नए मरकज में तब्दील कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़। हमारी सवारी भरोसे वाली, और साथ में हम आपको यहाँ ये भी ज़रूर बताना चाहेंगे पटरी की पाठशाला, यानी ये 2 ऐसी पहल है जिसे शुरू किया है इंदौर में GRP ने। और ख़ास बात ये है कि रेलवे स्टेशन पर क्या क्या सहूलियात आपको मिल सकती हैं, ये दोनों पहल आपको बताएंगी, क्योंकि यहाँ बेदारी भी फैलाई जा रही है। और ख़ास बात ये है कि ड्राइवर की तस्दीक भी आप कर सकते हैं। QR कोड भी है, जिससे आपको ड्राइवर की पूरी मालूमात मिल जाएगी। और जब बात करते हैं पटरी की पाठशाला की, तो इंदौर में ये दूसरी पहल का आगाज इसलिए किया गया है ताकि खवातीन को, बच्चों को रेलवे स्टेशन पर किस तरह से हिफाजत से रहना चाहिए या फिर क्या क्या सहूलियात मिल सकती हैं, किस तरह से बेदार रह सकते हैं, इसके बारे में बताया जाता है। तो चलिए, इंदौर वाले किस तरह से इसका फायदा उठा रहे हैं, आइए जान लेते हैं। GRP की पहली पहल हमारी सवारी भरोसे वाली इंदौर रेलवे स्टेशन पर शुरू की गई, मुसाफिरों की हिफाजत में एक बड़ी तब्दीली ला रही है। इस इख्तिरा के तहत स्टेशन के अहाते में और उसके आसपास काम करने वाले तमाम ऑटो ड्राइवरों की तस्दीक की जा रही है और उनकी गाड़ी और हर तस्दीक शुदा ऑटो ड्राइवर के पास एक खुसूसी QR कोड स्टिकर होता है, जिसे स्कैन किया जाता है ताकि मुसाफिर फौरी तौर पर ड्राइवर का नाम, मोबाइल नंबर, तस्वीर, गाड़ी की तफसीलात और पुलिस की तस्दीक की हैसियत देख सकें। ये निज़ाम न सिर्फ मुसाफिरों की हिफाजत में इजाफा करेगा, बल्कि मुश्तबा सरगर्मी, शिकायत या गुमशुदा सामान की सूरत में ऑटो ड्राइवर की फौरी शिनाख्त भी कर सकेगा। डिजिटल सिक्योरिटी और स्मार्ट पुलिसिंग की तरफ ये कदम रेल मुसाफिरों में एतमाद पैदा कर रहा है।
हम अपने स्टेशन पर और उसके आसपास की जो बस्तियां हैं उनको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। तो इस पूरे अभियान को हमने जो नाम दिया वो एक पटरी की पाठशाला का नाम दिया है, जिसमें हमने बस्ती के जो स्टेशन के आसपास की जो बस्ती है, स्टेशन का वेटिंग एरिया, वेंडर्स और सभी जितने लोग भी स्टेशन पे मौजूद हैं, सभी लोगों को जागरूक करने के लिए, रेलवे के अपराधों के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान छेड़ा है। इंदौर जीआरपी की दूसरी पहल पटरी की पाठशाला रेलवे की पटरियों और स्टेशनों के आसपास की बस्तियों में हिफाजत और बेदारी फैलाने की मुहिम है। इस प्रोग्राम के तहत कच्ची आबादियों और कॉलोनियों में रहने वाले बच्चों, खवातीन और मजदूरों को रेलवे की हिफाजत, साइबर आगाही और साथ में खवातीन की हिफाजत या फिर अखलाकी तालीम और मंशियात से पाक जिंदगी के बारे में तहरीक दी जा रही है। मुहिम में बच्चों को कहानियाँ, खेलों और पोस्टरों और सरगर्मियों के जरिए रेलवे की हिफाजती उसूल, गुड टच, बैड टच, नज्म ज़ब्त और जिम्मेदारी के बारे में सिखाया जा रहा है। उन्हें चलती ट्रेनों में सवार होने और उतरने, ट्रैक अबूर करने, सेल्फी लेने या मोबाइल फोन के गलत इस्तेमाल, पथराव और गैर महफूज रवैये के खतरात के बारे में भी तफसील से बताया जा रहा है। मजीद बरां स्टेशनों और पटरियों के इर्द गिर्द भीख मांगने और छोटी मोटी सरगर्मियों में मसरूफ बच्चों की निशानदेही करने और उन्हें तालीम और बहाली की तरफ तरगीब देने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जो रेलवे पुलिस पटरियों के आसपास जो स्लम बस्तियां हैं उसमें जो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, महिलाएं हैं और पुरुष हैं, सभी के लिए है। बच्चों को हमें ये समझाना है कि किस तरह से प्लेटफॉर्म पे एक्ट करना है, रिएक्ट करना है, किस तरह से पटरी क्रॉस नहीं करनी है, ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है हमें ये नहीं सोचना है, प्लेटफॉर्म पे कैसे रहना है, अगर आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं तो हाथ बाहर नहीं निकालना है, किसी अनजान व्यक्ति से कुछ खाने के लिए नहीं लेना है। उसके अलावा गुड टच, बैड टच, नशे से दूर कैसे रहना है हमने ये भी सिखाया। हमने बुज़ुर्ग महिलाओं को और उनके पेरेंट्स को बताया कि आपको बच्चों की अपब्रिंगिंग कैसे करनी है। खवातीन और साइबर सेफ्टी से मुताल्लिक इंटरैक्टिव सेशन मुसाफिरों को हेल्पलाइन नंबर 13912 और 1930 के बारे में मालूमात फराहम करके चौकस और खुद इन्हिसारी का दर्स दे रहा है। टेक्नोलॉजी पर मबनी ये प्रोग्राम, बल्कि कहना चाहिए कि सिक्योरिटी और कम्युनिटी सपोर्ट के साथ शुरू किया गया। ये प्रोग्राम रेलवे पुलिस के इख्तराई अंदाज की मिसाल देता है। बच्चों को जोड़ना अपने आप में एक दिक्कत भरा काम था, क्योंकि पुलिस की नौकरी 24/7 आवर्स की होती है, जैसा आप जानते ही हैं। तो हमारी जितनी टीम यहाँ काम में लगी हुई थी सर, ये अपने ड्यूटी के साथ में ये एक्स्ट्रा आप वॉलंटियरशिप बोल रहे हैं जो ये सारे लोग कर रहे थे। और क्योंकि सारी एज ग्रुप के आप बच्चे देख रहे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, तो उनके साथ उस लेवल पे आके उनको साइबर क्राइम के बारे में बताना, पटरी पे आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, बैठ तो सर एक बहुत बड़ा जो है कैरिकुलम बहुत बड़ा था, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा था। बच्चों के साथ बच्चा बन के सर रात दिन काम किया है हमारी टीम ने। अब स्कूल जाता है, घर पे रहता है, इसको अच्छा से सिखाते हैं मोबाइल नहीं देखना बेटा, अच्छे बच्चन के साथ में संगत, गंदे बच्चन के साथ में संगत नहीं करना, अच्छे से रहना, माँ बाप जो बोले वो काम करो, ऐसे हम सिखाते सर। इसमें मतलब जैसे बच्चे आते थे स्कूल से आकर फिर थोड़ा खेलना वगैरह करते थे, मोबाइल चलाते थे। अब जैसे आ गए तो थोड़ा सा मतलब पढ़ाई लिखाई भी कर रहे हैं और मोबाइल में मतलब ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। टैक्सी वाले की पहचान करके उनको QR कोड दिया गया है, उसमें भी उनका पूरा पता है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है। यात्री उसका नंबर लेकर ये विश्वास कर सकता है कि ये टैक्सी वाला GRP से जुड़ा है और GRP उसको यदि कोई अपराध करता है तो ढूंढ के ला सकती है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इंदौर GRP के हमारी सवारी भरोसे वाली और पटरी की पाठशाला के इक़दामात ये साबित करते हैं कि सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि मुआशरे और टेक्नोलॉजी के ताउन से बनाया गया एक मजबूत ढांचा है। इस इख्तरा से न सिर्फ मुसाफिरों की हिफाजत में इजाफा होगा, बल्कि रेलवे के करीब रहने वाले शहरियों में बेदारी और एतमाद में भी इजाफा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।
और आइए अब बात करते हैं एक ऐसी कहानी की, एक ऐसी रिपोर्ट की जहां प्यार है, जहां मोहब्बत है, जहां अपनापन है, जहां इंसानियत है। बात कर रही हूँ आपके साथ माँ वात्सल्य दूध बैंक की। ये एक ऐसा बैंक है जहां माएँ अपना दूध अतिया कर देती हैं और ये दूध उन बच्चों को पहुंचाया जाता है जिनकी माएँ उन्हें दूध नहीं पिला पाती हैं और इसकी वजह बहुत सारी होती हैं, ये बात हम सभी जानते हैं। लेकिन ये बैंक एक बहुत ही नेक काम कर रहा है, उन बच्चों को दूध फराहम कर रहा है जो बच्चे दूध के साथ तरस जाते हैं। और वाकई जब एक कतरा उस बच्चे के पास पहुंचता है जहां दूध नहीं पहुंच पा रहा है, तो आप सोच सकते हैं कि जिंदगियां किस तरह से मुस्कुराती हैं। तो ये बैंक किस तरह से काम करता है, आइए जान लेते हैं। ये मोहब्बत का तोहफा है, ये इंसानियत का तोहफा है, ये नई जिंदगी का तोहफा है। माँ का दूध सिर्फ ग़िज़ाइयत नहीं है, बल्कि ये माँ के दिल का तोहफा है। इससे न सिर्फ जिस्म की परवरिश होती है, बल्कि माँ की मोहब्बत भी। लेकिन बाज़ हालात में जब माँ का दूध नहीं उतरता, ऐसे में सिर्फ बच्चा ही नहीं रोता, बल्कि माँ का दिल भी टूट जाता है। और अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने इस दर्द को उम्मीद में बदलने का काम किया है। जी हाँ, यहाँ कायम किया गया माँ वात्सल्य मिल्क बैंक। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात के हर एक मेडिकल कॉलेज में एक मिल्क बैंक शुरू करने का प्रयास किया है और कर रहे हैं। मिल्क बैंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत अधूरे महीने के बच्चे आते हैं, या तो बहुत कमज़ोर होते हैं, या तो किसी और वजह से उनको वेंटिलेटर या कोई और दिक्कत होती है, तो उन सबको हम माँ का दूध जो धावण है वो प्रोवाइड करते हैं। दूध बैंक की कहानी माँ की परेशानी और जद्दोजहद से शुरू होती है। जब बच्चे को माँ के दूध की कमी की वजह से आईसीयू में दाखिल किया जाता है और माँ खौफ, बेबसी और परेशानी का तजुर्बा करती है और फिर वो परेशानी एक हल में बदल जाती है मिल्क बैंक की आमद के साथ। ह्यूमन मिल्क बैंक एक ऐसी जगह है जहाँ पे माता आके अपने दूध का दान कर सकती है और वो दूध यहाँ पे स्टोर करने में आता है और ज़रूरतमंद बच्चों को फिर देने में आता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले माता का काउंसलिंग, ब्लड टेस्ट किया जाता है, फिर हैंड वॉशिंग करके मिल्क एक्सप्रेशन किया जाता है, जिसके लिए हमारे पास एडवांस्ड ब्रेस्ट पंप्स उपलब्ध है। फिर इस मिल्क को कूलिंग और पैस्चराइजेशन किया जाता है और फिर इसको डीप फ्रीज़र में -20 डिग्रीज पे स्टोर किया जाता है। जब भी किसी बच्चे को ऐसे दूध की ज़रूरत हो तो ये दूध SNCU के बच्चों को डिस्पेंस किया जाता है। अहमदाबाद में ये दूध बैंक सिर्फ एक खदमत नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी की तौसी है। जिन माओं के यहाँ दूध ज्यादा है वो दूसरे बच्चों को अतिया कर देती हैं और इस तरह एक माँ कई बच्चों की धाई माँ बन जाती है। अभी मैं यहाँ पे आई हूँ दूध निकालने के लिए और मुझे यहाँ पे 1.5 महीने हो गए बैंक में आते हुए। तो दूध निकलता है तो मतलब मैं दूसरे बच्चे को भी दे पाती हूँ। उसमें किसी माँ का दूध नहीं आ रहा है और मेरा जा रहा है तो अच्छी बात है। उसमें क्या दूसरे बच्चे को हमारे पीछे उसे जीवनदान मिलता है ना, तो और अच्छी है। माँ वात्सल्य दूध बैंक में जमा दूध का हर कतरा सफाई, हिफाजत और जांच के पेचीदा अमल से गुजरता है। ये दूध फिर उन बच्चों को दिया जाता है जिनकी माएं इंतकाल कर चुकी हैं या फिर पैदाइश के बाद दूध उनके उतर नहीं रहा हो। कोई भी माता अपने बच्चे के लिए भी वहाँ मिल्क डोनेट कर सकती है और कोई भी माता दूसरे के बच्चे के लिए भी मिल्क डोनेट कर सकती है। दोनों के लिए प्रोसेस में फ़र्क है। अगर आप किसी के लिए भी डोनेट करते हैं तो वो एक पास्चराइजेशन प्रोसेस थ्रू वो मिल्क को तैयार किया जाता है जो इन्फेक्शन रहित हो जाता है और जो किसी को भी दे सकता है। किसी भी माता का दूध किसी भी बच्चे को देने के लिए ये पूरा प्रोसेस करना होता है। और जब मदर अपने ही बच्चे को दूध देने का सोचती है तो जितनी बार जैसे देखें ना कि एक टाइम पे अगर ज़्यादा दूध आ जाता है तो बच्चों की ज़रूरियात के अलावा जो दूध एक्स्ट्रा पड़ा रहता है उसको हम वहाँ
मिल्क बैंक में डोनेट करके सेव कर सकते हैं, और फिर जिस हिसाब से हर 2 घंटे पे, हर 3 घंटे पे जिस हिसाब से बच्चे की कैपेसिटी है उस हिसाब से वहाँ से लेके उसको पिलाया जा सकता है। ये दूध बैंक सिर्फ एक निज़ाम नहीं है, बल्कि ये माँ और माँ के दरमियान एक पुल है। ये हमें बताता है कि ज़च की पैदाइश से नहीं, बल्कि सखाफत से पैदा होती है। माँ के दूध का हर कतरा कहता है कि मैं सिर्फ पेट नहीं भरता, बल्कि जान बचाता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, GT न्यूज़। तो देखा आपने, हमने आपको अब तक जितनी भी रिपोर्ट्स दिखाई हैं, जितनी भी कहानियां दिखाई हैं, सब में मोहब्बत ही मोहब्बत है, अपनापन है, इंसानियत है, खिदमत खल्क है। यानी जब तक इस तरह के लोग मौजूद हैं, समाज में बदलाव होता ही चला जाएगा। और ख़ास बात यह है कि मोहब्बत की जो कंदीलें हैं वो ऐसे ही रोशन रहेंगी। ये समाज अपने आप बदल जाएगा अगर हमारे अंदर एक ऐसा कदम उठाने की हिम्मत हो, एक ऐसा कदम उठाने की हम जुर्रत करें जिसमें इंसानियत का बोलबाला हो। तो बस आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे, हमेशा जाने से पहले जो कहते हैं कि अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट रखिए, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो दूसरों को मुस्कुराने का सबब दे जाते हैं। बाय बाय एंड टेक केयर। मुझे कुछ कहना